उपस्थित सभी सम्मानित गणों को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं दिनेश के बारे में क्या बताऊं, बहुत ही मैं हमारे आदरणीय गुरु श्री कौशल किशोर पांडे सर जी का हार्दिक स्वागत करती हूं। इंग्लिश मीडियम स्कूल चुनार में हिंदी पीएचडी के अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। इसके पश्चात हमारे आदरणीय श्री प्रभाकर नाथ शुक्ल सर जी का स्वागत करते हैं, जो एसटी थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल चुनार में बायो पीएचडी से अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। शुभ हंस सवारी, सोहे शुभ हंस सवारी, अतुल तेज धारी। जय जय सरस्वती माता। ओम जय सरस्वती माता। जय जय सरस्वती माता। सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी जळके माळ मुक्ताफळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव।
की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों पे सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम देव। फैशन का गम नहीं, शरीर में दम नहीं, फैशन का गम नहीं, पढ़ाई में कम नहीं और किसी का संग नहीं। करो भैया। खास दीदी छवि दीदी इसमें चुनाव से भी होकर यहाँ आ जाते हैं और तुम लोग इसी पार के होकर यहाँ नहीं आ सकते। पर लड़ने के लिए हमेशा तैयार। आशीष भैया। कितने आदमी थे? सरदार 3, वो 3 और तुम 2। चप्पल दिखाई लो, हाथ उठाए। थोड़ा तेज बोलो। गुज्जर कितने आदमी थे? सरदार 3। ये खूबी और कमी बताया। ये खूबी है कि पढ़ाई तो अच्छा होता ही है, पहले से भी होता था और अभी अच्छा ही हो रहा है। क्या बोले, दोनों सर ही अच्छे पढ़ाते हैं और कमी ये है कि डांटते भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे लगे हो बिजली का झटका। विवेक भैया का कोई एक चौपाई सुनाइए। सुनाइए। क्या जीवन मानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, कुकर में डालो मर जाएगी, मुंह में डालो कर जाएगी। हाँ सब बाबू, आज तुम 4 दिन से कहाँ थे? पहले आओ, 4 दिन का बरसात नहीं खाओ। मेरे मन के पास ये भूतत जात हम मदद जात हर चतुरनार करके चेहरा सुहाना लगता है। स्टूडेंट को तो सब पढ़ाना पड़ता है। नौकरी से है जुड़ा ये डिग्री का ये बंधन, नौकरी से जोड़ी सर ने प्रीत का दामन। है नए लेक्चर नए मास्टर नई मैडम, होठ है खामोश लेकिन कह रहे हैं हम। मुश्किल एग्जाम को अब पास करना लगता है। स्टूडेंट को तो सब पढ़ाना पड़ता है। टीचर का चेहरा सुहाना लगता है। स्टूडेंट को तो सब पढ़ाना पड़ता है। इंग्लिश में पोएम क्लास 12।
सिमन कोई बात कर मैं जाओ पायल कन्नड़ दी मम्मा फिर नीर मरण में जाओ बड़ा सा कटोरा कसर खालूंगी गाँव में हो मैं गाज खुड़का जुत्ती मड़कड़ाड़ी पहरो छिड़ेगी बहुओं में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरों सामने आके गले में डालूंगी अपन गज का दम पे मैं टक चलूंगी अपन गज का दम पे मैं टक चलूंगी झुमके काना के नैने मोटा पैरना से होगा इतना लाल रंग ना लेना देना कागड़ी पे मुका छोटी बोले ठुमका बजाऊंगी अपना आगे डांस हेलो उपस्थित सारे सम्मानित गुरुजन जो यहाँ उपस्थित है, ज्ञान के सागर हैं, सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ और अपने कोचिंग परिवार की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ अपने बच्चों से एक सीख देना चाह रहा हूँ कि वो गुरु का सम्मान हमेशा करें, ठीक है, क्योंकि शिक्षक और स्टूडेंट इनका रिश्ता ऐसा है कि दुनिया में सारे रिश्ते इनके आगे फीके हैं। शिक्षक अपना अमिट छाप स्टूडेंट के ऊपर इस प्रकार से छोड़ता है कि पूरी जिंदगी उसकी संवार देता है। तो इस क्रम में ठीक है से आशीर्वाद दे ताकि ये अपना उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे अंक अर्जित कर पाए। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित गणों को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं दिनेश के बारे में क्या बताऊं, बहुत ही क्या बोलिए ब्रिलियंट बच्चा था शुरू से, एकदम से 9 से लेकर 12 तक बहुत किया इसने स्ट्रगल और इसने अपना क्या बोलिए मेहनत किया पूरा और इस बलबूते पर यहाँ तक पहुँचा आपका है। मैं इस पार इसलिए आया हूँ, दिनेश के लिए आया हूँ ताकि जो जलाया है यहाँ पर इस पार उसको मैं क्या बोलिए आगे कंटिन्यू रखूँ आपका, इसलिए मैं इस पार आया हूँ। मैं आज से पहले किसी कार्यक्रम में कुछ भी नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन आज मैंने हिम्मत करके दिनेश के लिए क्या बोलिए आपका वो किया है सम्मान है। पर कहना है 15 सेकेंड। टीचर यहाँ के बहुत अच्छे हैं, पहले भी जो टीचर थे बहुत अच्छा पढ़ाते थे और अब के भी जो टीचर आए हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं आगे के जो अपने लबालब गुणों से भरपूर एवं भौतिक विज्ञान के ज्ञाता हमारे संचालक ब्रजेश सर और
नाम विशाल यादव, मैं चिराग कोचिंग में मैथ का टीचर हूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस कोचिंग में लगभग मुझे 10 साल हो गए और मैं 2013 से इस कोचिंग को ज्वाइन किया था। 2012 में मेरी 12 की पढ़ाई पूरी हुई थी। उसके बाद सर ने हमें छोटे क्लास को पढ़ाने का मौका दिया था 6, 7, 8 और मुझे 9, 10, 11, 12 और बच्चों का स्तर थोड़ा सा मैथमेटिक्स को लेके बहुत ही लो लेवल था, किताबी कीड़े बन के रह गए थे और मैं उसी स्तर से उस बच्चों को उठाना शुरू किया हूँ। आज भी हमारे कई सारे पढ़ाए मैथ के स्टूडेंट्स हैं, जैसे यशराज सबसे पहला बैच हमारा था। यशराज को हम क्लास 7 से पढ़ा रहे हैं और मेरा पहला स्टूडेंट यशराज ही है और मैं 2014 में यशराज को बैच में पढ़ाया था, वो 7 में पढ़ता था और 2013 से शुरू किया था पढ़ाना और सर ने हमें 6, 7, 8 का मौका दिया था पहले पढ़ाने के लिए। तो धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते फिर सर ने मुझे 4 बच्चे दिए थे CBSE के पढ़ाने के लिए और 4 बच्चों को कड़ी मेहनत और लगन के साथ मैं आज कम से कम 10 साल से मेहनत करते करते उन 4 बच्चों को 4 बैच में तब्दील किया हूँ और इस कोचिंग में मेरा एक लंबा संघर्ष रहा है और 10 सालों में हमने बहुत कुछ देखा है। इस कोचिंग में कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं, सब कुछ हुए हैं और आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारा एक दूसरा ब्रांच यहाँ पे उपस्थित है। लेकिन थोड़ा सा मुझे यह भी खेद होता है कि मैं यहाँ पे अपना समय नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि उस कोचिंग में हमारे पास इतने बैचेस हो गए हैं कि मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं आप लोग को अब बीच में आ पाऊँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द ही मैं आपके बीच में आऊँगा, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है जान के कि यहाँ पे मैथमेटिक्स के बहुत ही कम बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं 12th में मैथमेटिक्स के? 4। थोड़ा सा मनोरंजन करके पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा आपको लगना पड़ेगा, उसके लिए और संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, सभी क्षेत्र में जाइए, अच्छी बात है, बायोलॉजी भी खराब सब्जेक्ट नहीं है कोई, लेकिन जो आपका एक डर है मैथमेटिक्स को लेकर उसको खत्म करना पड़ेगा। और हम इस क्षेत्र में बच्चों के बीच रह के देखे हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोग से आग्रह करूंगा, आप अपने छोटे भाई बहनों को जरूर बोलें, जिसका भी मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी आता है। हमारा तो मानना है कि अगर आपको 20 तक टेबल याद है तो आपको मैथमेटिक्स हम सिखा देंगे, इतना 10 साल का एक्सपीरियंस है। इसलिए अगर आपको छोटे भाई बहन है तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करिए कि अगर आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आप मैथमेटिक्स कर सकते हैं। मैथमेटिक्स से आपको भागना नहीं है। हम अपने कोचिंग एक्सपीरियंस को ही बता रहे हैं। 10 सालों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास आए हैं जो इस पार्टी हैं, उनका मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर था, लेकिन धीरे धीरे उनका अभ्यास बढ़ते उन्होंने मैथमेटिक्स से ही पूरा इंटर पास आउट किया। तो थोड़ा सा हमने यशराज से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम मैथमेटिक्स के कम स्टूडेंट हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आगे चिंता न करें, हम आपके साथ। सुभाष चंद्र बोस का नाम तो सुना ही होगा। क्लास 12th का फेयरवेल। एक बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एजुकेशन का ये सिर्फ एक चरण है जो आप आज पूरा करने जा रहे हैं। आने वाले समय में आप सभी एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम से डरना नहीं है। प्रधानमंत्री जी की बात भी आप लोगों के दिमाग में ज़रूर होगी कि एग्ज़ाम एक फेस्टिवल है। अच्छा लिखिए और स्पेशली ध्यान रखिएगा कि पड़ोस वाले की कॉपी नहीं, अपनी कॉपी को ही देखिएगा। हमारी बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छी है, हमारी बेस्ट फ्रेंड गुंजा। धन्यवाद इसके लिए। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम। इसके बाद यहाँ आए अतिथिगण का स्वागत करते हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त शिक्षक गणों का भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ। यद्यपि मैं भी इस संस्थान का हिस्सा ही हूँ और मैं इस साल बताना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं जिनका फेयरवेल है, जीवन में बेटा कभी भी निराश मत होना, क्योंकि जिंदगी कभी भी एक स्पीड में नहीं चलती है। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और सफलता उसी को मिलती है जो इन उतार चढ़ाव को पार कर जाता है। तो कभी भी जीवन में निराश मत होना। जब समझ लेना कि बहुत ज़्यादा निराशा घेर रही है तो समझ लो बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। कभी भी निराशा कुछ अच्छा संकेत देकर ही जाती है। निराशा कभी भी बुरी नहीं होती है। वो निराशा में घिर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। तो हर जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको माइंड से बाहर निकाल करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं जैसा भी मैंने आपको पढ़ाया है, जैसा भी मैंने बताया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इसके लिए सभी
लोगों को खाना मिलता कम है। कोचिंग के संचालक ब्रजेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ अतिथि के रूप में बुलाया, इसके लिए आपको कोटिशा धन्यवाद। यहाँ पर बच्चों को अलग अलग विषयों की शिक्षा देने वाले सभी शिक्षकों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। ज़्यादा कुछ न बोलते हुए, क्योंकि बहुत सारी बातें आप लोगों को बतलाई गई हैं और बहुत ज़्यादा बताने पर सब खिचड़ी हो जाता है, हच-पच हो जाएगा। सिर्फ एक बात आज के दिन हम करना चाहेंगे आपसे कि गुरुजन दिन ने जो कुछ भी आपको सिखलाया या बतलाया, उसको अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें, उसको अपने चरित्र में उतारने की कोशिश करें। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बड़ी लंबी लंबी बातें की जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ इधर से सुना उधर से निकाल दिया। अगर वो आपके जीवन में आपने उसको उतारा नहीं, तो फिर जीवन का जो लक्ष्य है, हर व्यक्ति अपना लक्ष्य, अपना गोल डिसाइड करता है और उसको प्राप्त करने के लिए आप जो कुछ भी करते हैं वही संसाधन है, और उसको अपने जीवन में आप उतारने की कोशिश करें। और वह रोल मॉडल के रूप में जो आपके गुरुजन हैं, जो कुछ भी वो आपको बतलाए हैं, जो मार्ग उन्होंने आपको दिखलाया है, उस मार्ग पर चलिए। कोई भी संदेह की गुंजाइश नहीं है कि आप सफलता के उस चोटी तक, उस बिंदु तक ना पहुंच पाओगे। तो मैं अंत में पुनः आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। धन्यवाद। और होता क्या है, चाहे आप किसी से पूछ लें, किसी टीचर से पूछ लें, समय रहते समझ नहीं होती, और जब समझ होती है तो समय नहीं रहता। जैसे आज हम लोग यदि किसी चीज़ से पछतावा करते हैं तो वो यही देखते हैं कि आज समय तो है, लेकिन समझ तो है हमारे पास, लेकिन समय नहीं है, ओवर एज हो गए या जो भी हो गए। तो आप जीवन में हमेशा ध्यान रखना बच्चे, समय और समझ दोनों को साथ लेके चलना। जिस दिन आप साथ लेके चलोगे किसी भी फील्ड में, यदि आपको बिजनेस करना है या कुछ भी बनना है, कोई बिजनेस करेगा तो उस समय रहते, यदि कोई कपड़े की दुकान खोला है, विंटर टाइम में समर के कपड़े लाएगा तो नहीं चलेगा, या समर टाइम में विंटर का, तो कहीं ना कहीं समझ चाहिए उसके लिए। तो आप यही हम कहेंगे कि समय एज में, जिस एज में आप हैं एडोलसेंट में, हर चीज़ का शौक होता है, घूमने का भी लगता है कि यार यहाँ चले वहाँ घूमें, कहीं से इवन बच्चों को ये दिमाग में आता है कि गार्जियन से कैसे झूठ बोल के पैसे लें, क्या करें। कभी ऐसा न करें आप, हमेशा आप जो भी चीज़ है गार्जियन को एक्यूरेट बताएं। हम लोग तो देखते हैं बच्चे बाहर जाते, बुक के नाम पे, इसके नाम पे पैसे गार्जियन से लेते, गलत बोल के। गार्जियन आपका एक एक पाई कैसे जुटाता है, क्या करता है, ये कभी आप उसकी जगह पे जाके काम करके देखें कि नहीं हमारा गार्जियन कैसे पैसे पाता है, कहाँ पे कितना मेहनत करता है। जिस दिन आप देखेंगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि तकलीफ होगी ना, आपको कभी अपने पढ़ाई में तकलीफ होगी। दोस्ती हर तरह की होती है, आपको बिगाड़ने वाले भी मिलते हैं और आपको आगे बढ़ाने वाले भी मिलते हैं। उसमें भी संतुलन आपको बना के, बिगाड़ने वालों के चक्कर में उनसे झगड़ा करके नहीं बैठ जाना है, नहीं तो वो फिर आपका ही टाइम वेस्ट करके बैठे रहेंगे। और साथ देने वालों को तो साथ रहना ही है। वो तो कहा जाता है जितने अच्छे गुणी लोगों के साथ आप संपर्क में रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपके माँ बाप आपके साथ जो भी कहते हैं या जो भी करने को कहते हैं वो आपकी भलाई के लिए कहते हैं। कभी कभी आपके मन में आता होगा कि अरे काहे इतना हमको बोल रहे हैं, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। जब देखो तब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बुराई के लिए तुम्हारे लिए थोड़ी ना कह रहे हैं। बनोगे किसके लिए बनोगे, अपने लिए तो बनोगे। ऐसा तो है नहीं कि वो कह रहे हैं कि बेटा पढ़ लिख लो, बहुत पढ़ो एक दिन मजदूर बन जाना। ऐसा तो नहीं कह रहे। वो तो यही ना कह रहे हैं कि एक बड़ा होकर के चाहे जो भी बनने को कह रहे हो, चाहे IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर, जो बनने को कह रहे हैं, किसके बनेगा, कौन बनेगा। वो अपना आधा जीवन बिता चुके हैं, अपने आधा जीवन जैसे मन तैसे वो चाहे तो बिता सकते हैं। लेकिन अगर वो कुछ कह रहे हैं तो तुम्हारे लिए ही कह रहे हैं। उन चीज़ों को समझिए, अपने माँ बाप को समझिए, आपको जो भी अच्छी अच्छी बातें समझाता है उनको समझिए। तो इसी के साथ मैं SK पांडे सर को मंच पर कहना चाहूँगा कि वो बच्चों का एक अन्य दोस्त आगे बोर्ड पे देखो यार, मुड़ के फिर सामने क्या पढ़ा था, ठीक है।
ट्रांसफार्मर। कितने आदमी थे? दो सदर। और वो? सदर, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वो 2 थे। और तुम? हम 3 सदर। वो 2 और तुम 3। मतलब एक उनका ज्यादा था। नहीं सदर, हमारा एक ज्यादा था, हम 3 थे ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपना एक कम होता तो बराबर होता। नहीं सदर, मतलब अगर उनका एक जास्ती होता तो बराबर होता ना। वो 2 और तुम 3। एक आदमी एक्स्ट्रा था। कौन था एक्स्ट्रा? कौन था? जब 2 आदमी वहां जा रहे थे, 3 के साथ लेकर के जाना जरूरी था। वहां तेरी मां की शादी डांडिया खेलने नहीं गए थे कि पार्टनर ढूंढते। 2 से बैठे हैं 3। ये 2 कितना होते हैं? 3 होता है। बहुत कंफ्यूजन है। अरे कहूँ कंफ्यूजन नहीं है सरदार। अगर तुम ऐसा कर पड़े हो तो आगे नौबत नहीं आती। ऊपर से तुमने कहाँ से काट दिया? अब वो जॉब पर से पकड़े तो कैसे? हमने समझा तो कैसे? बड़ी मुश्किल से वो बोला था कि छोटा क्या नाम है उसका? अहमद को लेके आए थे। गाँव में सबसे ज्यादा बड़ा कुछ हो रहा था वो। लेकिन नहीं, उसको भी मार दो। 1 महीना तो उसको अपने पास रखा तो आज भी दुनिया आती। लेकिन नहीं, मार दो। अब क्या खेलेंगे ना फिर छू। सबको बताना जरूरी है। सॉरी सरदार। ये बताया वो नहीं बताया डॉक्टर वाली चलो वाली 4 को है। ये 4 2 के बाद आता है, ये 3 के बाद आता है। आदरणीय इस कोचिंग के संचालक श्री विजय यादव जी, इस कोचिंग को अब तक अपने अथक मेहनत और प्रयासों से यहाँ तक विकसित और सम्मिलित करने वाले दिनेश यादव जी, और मिस्टर के पांडे जी, प्रवक्ता हिंदी संत थॉमस स्कूल, श्री प्रभाकर शुक्ला जी, प्रवक्ता जीव विज्ञान संत थॉमस स्कूल, गुरजन वृंद एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज हम सभी लोग यहाँ पर फेयरवेल पार्टी में एकत्रित हुए हैं। फेयरवेल अर्थात विदाई समारोह, और ये विदाई शब्द ही अपने आप में बड़ा भारी और बोझिल शब्द होता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने इस बोझिल शब्द को इतने हल्के ढंग से मनाया।
तो यहाँ जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और उस कार्यक्रम को जिन भी अध्यापकों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया, निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने एक अच्छा और सार्थक प्रयास किया। कुछ चीज़ों में जो कमियां थी वो समय के साथ सुधर जाएंगी। बाकी जैसा कि 10th और 12th का ये जो विदाई समारोह है, तो चंद दिनों बाद आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं, 22 तारीख से स्टार्ट है। तो परीक्षा से संबंधित पहले कुछ बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा समय रहेगा कुछ और बातें करेंगे। तो परीक्षा में जैसा कि आपके गुरुजन वृंदों ने बताया होगा कि बड़े ही एकाग्र चित्त से जाना है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई घबराहट नहीं, और बड़े इत्मीनान से आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं बोर्ड की तरफ से। आप इत्मीनान से उसे पढ़िए और बड़े ही धैर्य के साथ सभी प्रश्नों का जवाब दीजिए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम घबराहट में होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आते हुए प्रश्न के भी उत्तर हमें भूल जाते हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हो तो याद आता है कि अरे ये तो हमको आ रहा था। तो कई बार ऐसा होता है, तो बड़े इत्मीनान से आपको इन चीज़ों को करना है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि लगभग आपकी सारी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। लेकिन दूसरी तरफ यह कहा भी जाता है कि तैयारी कभी पूरी नहीं होती है, तो जो थोड़ा बहुत रह गया होगा तो अभी भी बड़ा पर्याप्त समय है तुम्हारे पास। आज 15 तारीख है और 22 से स्टार्ट है, तो अभी भी आपके पास 6 दिन का समय है। और 6 दिन में अगर आप 16 घंटे 17 घंटे रोज पढ़ो तो अभी आज से आप अपने सारे सिलेबस को पुनः पलट सकते हो। एक बार फिर से आप जो है उसको टॉप टू बॉटम एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हो। तो लगने की ज़रूरत है और अच्छा परिणाम देने की ज़रूरत है। इस ग्रामीण अंचल में दिनेश जी ने बड़ा सार्थक प्रयास किया और अब उस प्रयास को निरंतर अपने अनुभवी और कुशल मार्गदर्शन में विजय सिंह आगे ले जा रहे हैं और निश्चित रूप से उसका बड़ा ही अच्छा लाभ आपको निकट भविष्य में दिखेगा और सभी लोग उनके अनुभव से परिचित भी हैं। तो बस यही अपेक्षा है कि आप जब भी जहाँ भी इस शिक्षा को लेकर के आगे जाएं, तो जैसा कि अभी सब लोगों ने बताया कि उस शिक्षा का एक सार्थक स्वरूप सामने दिखाई पड़ना चाहिए और हर चीज के लिए प्रयास हम ही को करना पड़ता है। जैसा कि प्रभाकर सर ने बताया कि टाइम एंड मैनेजमेंट, समय और समझदारी, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होती हैं और इन दोनों चीजों की बड़ी विशेषता भी है। कहा जाता है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, वो निरंतर चलता रहता है। अगर आप समय के साथ चलेंगे तो ठीक है, अन्यथा समय आगे निकल जाएगा, आप पीछे छूट जाएंगे। पूरा इतिहास इस उदाहरण से भरा पड़ा हुआ है। जिन राजाओं महाराजाओं ने समय के महत्व को समझा, समय के साथ खुद को परिवर्तित किया, वो लंबे समय तक शासन किए और इतिहास में अमर हैं। और जिन राजाओं महाराजाओं ने समय को नहीं समझा, समय ने उनको बदल दिया और इतिहास के पन्ने के किसी एक लाइन में दबे पड़े हुए हैं, कोई नाम तक नहीं लेता है। तो आपको समय को समझने की जरूरत है। और रह गई बात आपकी शिक्षा की, तो यहाँ से जो भी शिक्षा आप ग्रहण किए हैं, देखिए शिक्षा है क्या कि यहाँ तक जब तक आप पढ़े तो अच्छी बात है। खास तौर से जो 12th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे तो भी 11 12 2 साल हमारे साथ रहेंगे, लेकिन 12th के बच्चों को मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि जब आप यहाँ से जाएंगे, एक प्रकार से कहा जाए तो आप दोबारा आपको ऐसा कोई अवसर यहाँ नहीं मिलेगा कि आप इस तरीके से बैठ करके पढ़ेंगे। आप आओगे, अगर आपने भविष्य में इन संबंधों को सुरक्षित रखा, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े रहते हैं और अभी 10-15 दिन पहले रिजल्ट निकला, एक बच्चा SDO के पद पर सेलेक्ट हुआ। लगभग बिहार के वैकेंसी में तो जो है मैं पहले ही बताया था कि 8-9 लड़कियां सेलेक्ट हुई। अभी 4-5 दिन पहले वो एक बच्ची है PGT मैथ्स पे सेलेक्ट हुई। तो उन बच्चों से संबंध बने रहते हैं, बच्चे कांटेक्ट में रहते हैं, वो आते हैं, सूचनाएं मिलती हैं, उनको सम्मानित किया जाता है, उनके साथ 2 पल बीतते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि संसार में 2 ही लोग हैं जो अपने सामने किसी को आगे बढ़ते हुए देख करके खुश होते हैं,
और वे दो लोग कौन हैं? एक आपके अभिभावक हैं, आपके माता पिता, जिनके सामने जब आप उनसे भी आगे निकल जाते हो तो उन्हें आपसे कोई ईर्ष्या नहीं होती है, उन्हें खुशी होती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी जो है मेरे से भी आगे निकल गया। और दूसरा होता है अध्यापक। जब विद्यार्थी अध्यापक से आगे निकल जाता है, वह सफल हो जाता है, तो अध्यापक को कोई ईर्ष्या नहीं होती है, उसे बड़ी खुशी होती है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा इतने ऊंचे पद को सुशोभित कर रहा है। तो आप जब भी यहाँ से जाओ तो जो यहाँ की शिक्षा है उस शिक्षा को अपने साथ आगे प्रसारित भी करो, उसे परिलक्षित करो, लोगों के सामने इस रूप में उसे रिप्रेजेंट करो कि लोग कहें कि यह बच्चा या बच्ची एक अच्छे संस्था से शिक्षा लेकर के आया है अथवा आई है। यह होना चाहिए। अगर आपका व्यवहार कहीं से भी निम्न है, कहीं से भी ओछा है, तो निश्चित रूप से वह जो है आपके एकेडमी को बदनाम करेगा। एक बड़ी अच्छी सी कहानी आती है, अब वो सिलेबस आपका चेंज हो चुका है, नहीं तो 3-4 साल पहले जो है क्लास 10th के इंग्लिश के बुक में कहानी थी टॉर्च बियर। मुझे वो कहानी बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए अमूमन मैं उस कहानी को सुना ही देता हूँ। तो हो सकता है इनमें से तमाम लोग उस कहानी को सुने भी होंगे, लेकिन हो सकता है आप लोग न सुने हो। वहां पर गुरु नानक था और गुरु नानक जी का कोई आश्रम नहीं हुआ करता था, वह निरंतर जो है यात्रा में रहते थे, चलते रहते थे और उनके साथ उनके शिष्यों का दल चलता रहता था। और जहां संध्या होती थी, आसपास जो भी निकट गांव दिखाई पड़ता था वहां रुक जाते थे। उसके बाद रात वहां बीतती थी, फिर अगले दिन सुबह फिर अपने यात्रा के क्रम में वो आगे बढ़ जाया करते थे। तो अपने यात्रा के क्रम में गुरु नानक जी आगे बढ़ रहे थे और संध्या हुई तो उनका सबसे प्रिय जो शिष्य था उसका नाम था मर्दाना। तो गुरु नानक जी ने मर्दाना से कहा कि मर्दाना, संध्या हो गई है, अंधेरा हो चला है, तो अब आगे की यात्रा कर पाना उचित नहीं है, संभव नहीं है। एक काम करो, पास के गांव में देखो, जाओ और वहां जो भी कोई सम्मानित गणमान्य व्यक्ति हो उससे जाकर के बता दो कि गुरु नानक जी आए हुए हैं और हमारे जो है ठहरने की व्यवस्था हो जाए। मर्दाना गया और जाकर के उस गांव में सूचना दिया कि मेरे गुरु जी आए हुए हैं, तो कृपया उनके ठहरने की और भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए। तो गांव वालों ने सुना, लेकिन सुनने के बाद उन्होंने अनसुना सा कर दिया। मर्दाना जाकर के बताया कि गुरु जी मैंने तो कह दिया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया बात पे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, साधु संत ये किसी से नाराज नहीं होते हैं, यह हमेशा अपने सरल और सहज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। तो गुरु नानक जी ने कहा कि कोई बात नहीं, नहीं सुना कोई बात नहीं, चलो हम लोग जो है जहां ही हो जाए तो रात निकालें। तो वे लोग खुले आसमान के नीचे एक पेड़ के नीचे जाकर के जो है रात भर लेटे और सुबह हुई तो वहां से चलने लगे। और जब चलने लगे तो जो भी उस गांव के 10-20 लोग दिखाई पड़े, गुरु नानक जी ने उन्हें अपने आप ही आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक, खुशहाली पूर्वक, स्वस्थता पूर्वक इसी गांव में बने रहें। कभी आपके ऊपर कोई ऐसी आपदा विपत्ति न आवे कि आपको इस गांव से हट करके कहीं दूसरे जगह जाना पड़े, बसना पड़े, रहना पड़े। यह आशीर्वाद देते हुए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। मर्दाना जो उनका शिष्य था उसको बड़ा अजीब लगा कि गुरुजी ने इन गांव वालों को ऐसा आशीर्वाद, इतना अच्छा सा आशीर्वाद क्यों दे दिया, जबकि इन्होंने तो हमें एक गिलास पानी भी नहीं पूछा, हमारे साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं किए। लेकिन भाई वो उनका बड़ा ही आज्ञाकारी और बड़ा प्रिय शिष्य था, और जो प्रिय शिष्य होता है वह बार बार गुरु के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता है। संस्कृत में कहा जाता है श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है वो हमेशा ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो उसने कुछ नहीं कहा, उसे हालांकि गुरु की बात थोड़ी अटपटी लगी लेकिन कुछ बोला नहीं, यात्रा के क्रम में आगे बढ़ गए। फिर चलते चलते आगे संध्या हुई, अंधेरा हुआ और जो अगला गांव पड़ा तो गुरु नानक जी ने मर्दाना से कहा कि देखो मर्दाना, संध्या हो गई है, कल रात से भी हम लोग बिना खाए पिए हैं, तो जरा देखो अगर यहाँ कुछ व्यवस्था हो जाए तो आज की रात हम लोग यहीं बिता लें, फिर आगे की यात्रा हम लोग कल करेंगे। मर्दाना गया उस गांव में और वहाँ के जो भी सम्मानित थे उनसे उसने बताया कि मेरे गुरु जी गुरु नानक देव जी पधारे हुए हैं, तो अगर उनके रहने और खाने की व्यवस्था हो जाती, भोजन की व्यवस्था हो जाती तो बड़ा उत्तम होता।
और जैसे ही उन गांव वालों ने सुना कि गुरु नानक जी आए हुए हैं, जो जिस स्थिति में था, जो जिस कार्य को कर रहा था, सारा कार्य छोड़ करके पूरा गांव उमड़ पड़ा गुरु नानक जी के दर्शन के लिए। लाइन लग गई उनके दर्शन की, सब पैर छूने लगे और मानो उनमें आपस में होड़ लग गई, गुरुजी आप मेरे घर चलिए, गुरुजी आप मेरे यहाँ हाथ बिताइए, गुरुजी आप ऐसे चलिए वैसे चलिए। गुरु नानक जी मुस्कुराने लगे और कहे कि यार मैं तो अकेला ही हूँ और एक समय में किसी एक के ही घर जा सकता हूँ, तो अगर आप लोग ऐसा जिद करेंगे कि सबके घर चलिए तो संभव नहीं है, आपसी सहमति से बताइए कि मैं एक किसके घर चलूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इनके घर चले जाइए। तो इस प्रकार से गुरु नानक जी और उनके शिष्यों का जो समूह था उस घर गए। सारे गांव वाले अपने श्रद्धा से जिसके यहाँ जो था ले आकर के उनको ये खा लीजिए, ये खा लीजिए, पूरी रात उनकी सेवा ही करते रहे। और अंतिम में जब सुबह हुई, गुरु नानक जी वहां से चलने लगे, तो उन्होंने गांव वालों को आशीर्वाद दिया, ईश्वर करे कि इस गांव का कोई भी नागरिक इस गांव में न रह जाए, सब पूरे देश दुनिया में बिखर जाए, आप लोग यहाँ रहने लायक नहीं हो। इतना कहते हुए चल दिए। और जब आगे बढ़े तो मर्दाना को तो हद हो गई। पहले बार वाले में तो भाई उसने बर्दाश्त कर लिया कि ठीक है। अब दूसरी बार में जब इस तरीके से उन्होंने कह दिया कि इस गांव का कोई भी नागरिक गांव में न रहे, तो उसको लगा करे पहले गांव वालों ने हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तो गुरुजी ने कह दिया कि जो है तुम लोग खुशहाली पूर्वक बढ़िया से प्रसन्नता से समृद्धता से अपने ही गांव में बने रहो। और ये दूसरे गांव वालों ने इतना अच्छा व्यवहार हमारे साथ किया, गुरुजी ने कह दिया कोई यहाँ न रहे, देश दुनिया में बिखर जाओ। ये कौन सा आशीर्वाद होता है भाई? अच्छा आशीर्वाद यही होता है ना कि अपने घर रहो, खुशहाली से रहो, प्रसन्नता से रहो, अच्छे से रहो। तो उसने कहा कि गुरुजी, क्योंकि अध्यापक या गुरु का एक सबसे बड़ा काम और होता है कि वह विद्यार्थी के अंदर जो जिज्ञासा होती है उस जिज्ञासा को शांत करे। उसके अंदर जो प्रश्न है, प्रश्न के समाधान का दायित्व भी गुरु का है। वह गुरु अच्छा गुरु नहीं माना जाता है कि विद्यार्थी ने कोई प्रश्न किया और उसको कहते बैठ जाओ फालतू बोल रहे, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रश्न संदर्भित होना चाहिए। अब ये नहीं कि पढ़ाई यहाँ की चल रही है और प्रश्न बॉम्बे का पूछो, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो मर्दाना ने गुरु नानक जी से पूछा कि गुरुजी, अगर आप मेरी भ्रष्टता को क्षमा करें तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। गुरु नानक जी ने कहा बिल्कुल पूछो। उसने कहा गुरुजी, कल से ही ये प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहा है और जब दिमाग में प्रश्न चलता है तो उसका समाधान हो जाना चाहिए। तो कल जब उन गांव वालों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो आपने उन्हें इतना अच्छा आशीर्वाद दिया और दूसरे गांव वालों ने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और आपने कह दिया कि जो है तुम लोग अपने गांव में रहो ही नहीं, यहाँ वहाँ बिखर जाओ, फैल जाओ वगैरह। इसका क्या मतलब है? ये आपने कहा तो कुछ सोच करके ही कहे होंगे, लेकिन मेरी छोटी सी बुद्धि में बात समझ में नहीं आ रही है, कृपया मुझे इसको विस्तार से समझाइए। तब गुरु नानक जी ने कहा, उन्होंने कहा कि बेटा, अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता हर जगह होती है और बुरे व्यक्ति की आवश्यकता कहीं नहीं होती है। पहले गांव वाले निश्चित रूप से अच्छे व्यवहार वाले नहीं थे, व्यवहार कुशल नहीं थे, अच्छे स्वभाव के नहीं थे। उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इससे बात साबित होती है कि जो आतिथ्य सत्कार करना नहीं जानता है, जो हॉस्पिटैलिटी नहीं जानता है, इसका मतलब कि वह कुछ नहीं जानता है। ये कहा ही जाता है अतिथि देवो भव। तो जो इस बात को नहीं जानता है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने ही घर गांव में पड़े रहना उचित है। अगर वो गांव से बाहर जाएंगे तो अपनी बुराई को हर जगह फैलाएंगे। इसलिए मैंने उनको आशीर्वाद दिया, भैया तुम लोग अपने गांव में रहो, क्योंकि तुम्हारी बुराई गांव तक ही सीमित रहे, उसके बाहर न जाए। और दूसरे गांव वाले निहायत अच्छे थे, अच्छे व्यवहार वाले थे, इसलिए मैंने उनको आशीर्वाद दिया कि वो पूरे देश दुनिया में बिखर जाए। अर्थात अच्छे व्यक्ति जहां जहां जाते हैं वो अपने अच्छाई के प्रकाश से उस स्थान को, उस जगह को, लोगों को आलोकित करते हैं। इसलिए जो है मैंने उनको आशीर्वाद दिया कि आप लोग हर जगह जाओ और जाकर के फैल जाओ, क्योंकि उनकी जो अच्छाई है वो पूरे देश दुनिया में फैले। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये है कि जब क्लास 12 के बच्चे यहाँ से जाएं तो वो पहले गांव वालों जैसा व्यवहार न करें कि जिससे यह हो जाए कि नहीं नहीं तुम लोग पश्चुनार में ही या यहीं पर रहने लायक हो। हर व्यक्ति आपसे अपेक्षा करे कि तुम हर जगह रहने लायक रहो। हर व्यक्ति आपसे अपेक्षा करे कि आप मेरे साथ कुछ देर बिताओ। और
आप इस योग्य रहो, इस व्यवहार के रहो कि जब आप किसी के साथ रहो तो उसका सम्मान बढ़े। तो ये सारी चीजें शिक्षा से ही सार्थक होती हैं। तो बताने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तो कुल मिलाकर के जो भी आपके साथ शिक्षा है उस शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करना है। और एक बात जो जरूरी है कि प्रयास अपने को ही किसी कार्य के लिए करना पड़ता है, कभी आप किसी के ऊपर निर्भर न हो। एक शब्द आता है ना पैरासाइट, तो आपको किसी के ऊपर जो है आश्रित नहीं होना है, आपको सारे कार्य स्वयं करने हैं। क्योंकि कहा जाता है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल दामन में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है, और नहीं होता है कुछ ओसने से अंधेरे को अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। तो आपको अपना प्रयास स्वयं करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है रास्ते में आपको सफलताएं मिलेंगी, कई बार असफलताएं भी मिलती हैं। तो असफलताओं से घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप असफलताओं से घबरा जाओगे तो फिर आगे का प्रयास आपका बाधित हो जाएगा। इसलिए अपने ऊपर विश्वास करो, और असफलताएं आती जाएंगी, लेकिन एक दिन वो असफलता भी आपको क्या करेगी, सफलता तक पहुंचा देगी। क्योंकि बालकवि बैरागी ने कहा कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प अकेला कर लेता है तो एक अकेला जुगनू ही अंधकार सभी भर लेता है। तो यदि आप अकेला किसी कार्य को करने का संकल्प कर लो तो आप उस कार्य को पूरा करोगे। और इन्हीं तमाम शुभकामनाओं के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आगामी बोर्ड की परीक्षा में आपके सर्वोत्तम मार्क्स आवे, और भविष्य में सफलता असफलता जिस भी रूप में हो वो एक सार्थक होना चाहिए। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, इसको आप ध्यान देना। आपका प्रयास अगर अच्छे स्तर का है तो किसी न किसी रूप में सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। अगर आपका सदुपाय है, अच्छा आपने प्रयास किया, कोई व्यर्थ नहीं होता है, किसी न किसी रूप में वो आपको रिटर्न दे देता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तो आप प्रयास करते रहो, किसी न किसी रूप में आपको सफलता मिल ही जाएगी। थोड़ा देर होगा, सवेर होगा, लेकिन उससे न तो आपको कहीं विचलित होना है, न तो घबराना है। तो आगामी परीक्षाओं में आप अच्छे नंबर प्राप्त करो, सफलताएं अर्जित करो, और अगर कहीं असफलता हासिल होती है तो उससे घबराना नहीं है, निरंतर प्रयास करो। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप गरीब परिवार में पैदा हुए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मर गए तो इसमें 100% आपकी गलती है। यह साबित करता है कि आपने अपने जीवन में कुछ